वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। हम जो अमीर जो रिचेस्ट एमएमए फाइटर है उनकी आखिरी लिस्ट में आ गए हैं, आखिरी पार्ट में आ गए हैं। तो हम उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपने पार्ट 1 2 3 नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखेगा, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो वो जाके देखिए और फिर यहाँ पे आइए। तो नंबर 5 पे है ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर के बारे में क्या कहा जाए। ब्रॉक लेसनर, ब्रॉक लेसनर वैसे ब्रॉक लेसनर के पास $30 मिलियन हैं ऐसा कहते हैं। पर इस $30 मिलियन में से हो सकता है कि फाइट में से $15 मिलियन कमाए होंगे और बाकी $15 मिलियन WWE से कमाए हैं। बट ब्रॉक लेसनर के बारे में आपको कौन सी कहानी बताऊंगा। ब्रॉक लेसनर एक एक्सट्रीमली सुप्रीम एथलीट है। जब रेसलिंग कर रहा था उधर नंबर 1 था, बोले तो NCAA असली रेसलिंग। उसके बाद WWE में तो आपने देखा ही होगा, अगर आप मेरी उम्र के हैं तो एक समय वो चैंपियन था। अभी फिर बाद में भी चैंपियन बना और अभी भी फाइट कर रहा है वो WWE में, रेसलिंग कर रहा है, फाइट नहीं, है ना। हम्म। मेरा मानना है कि ब्रॉक लेसनर को ना सिर्फ उसके फिजिक के कारण और जो दिखता है ना वो बीस्ट जैसा, उसकी वजह से काफ़ी मौके मिले। ब्रॉक लेसनर को चैंपियनशिप फाइट तभी मिल गई थी जब वो 1-1 था। एक फाइट जीता था, एक फाइट हारा था। फ्रैंक मेरे से लेटेस्ट हारा था, फिर भी उसको चैंपियनशिप फाइट मिल गई। पर जब सिर्फ चैंपियनशिप फाइट मिलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको जीतना भी इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ उसने जीता बल्कि 2 या 3 डिफेंस किए जो लंबे समय तक, लगभग 10 साल तक वो जो रिकॉर्ड रहा, जिसको बाद में मियोचिक ने तोड़ा, मियोचिस ने तोड़ा, ठीक है। तो ये थी बात फ्रैंक ओ सॉरी ब्रॉक लेसनर की। ब्रॉक लेसनर के बाद आता है नाम जॉर्ज सेंट पियर का। जॉर्ज सेंट पियर के पास कहा जाता है कि $30 मिलियन है। इस कमाई में से मेरा मानना है कि $25 मिलियन फाइटिंग से आया होगा, बाकी 5 जो है बाहर से स्पॉन्सरशिप से या फिर मूवीज़ में काम करता है जॉर्ज, वहाँ से आया होगा। अभी आपको कमारू उस्मान सुनने को मिल रहा है ना कि गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये और वो। फक यू। जॉर्ज पे सेंट पियर के सामने वो कुछ भी नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ये सेम कुत्ते बोल रहे थे कि अमेंडा नूनेज जो है ना वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। बस दोस्त ऐसा है कि जैसे इंडिया में ना, अगर अंबानी जी कहें तो किसी को भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह देंगे क्योंकि उनका कब्जा है आधे से ज़्यादा देश में। ठीक वैसे ही MMA की दुनिया में UFC सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और जो UFC का चैंपियन है ना वो मार्केटिंग ऐसी करते हैं कि ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। पर जॉर्ज सेंट पियर इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये नहीं है कि उस्मान बनेगा नहीं, पर उस्मान जिस दिन बन जाएगा ना, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि ही इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हाँ, टक्कर में है उस्मान, इस बात पे कोई शक नहीं है, बट नॉट बेटर देन GSP। ठीक है, GSP 185 का टाइटल भी जीत चुका है, उस्मान को बोलना जरा ऊपर जाए, जबकि साइज में GSP से बड़ा है उस्मान। ठीक है, उस्मान का एक लॉस है, इसके 2 लॉस थे। फिर भी जॉर्ज सेंट पियर शानदार फाइटर था। जॉर्ज सेंट पियर जब आया तो उसने अपने से पहले वाली पीढ़ी को हराया, फिर अपने बराबर वाली की पीढ़ी को हराया और फिर आने वाली पीढ़ी को हराया। 3 जनरेशन को जॉर्ज सेंट पियर ने हराया है। ठीक है, क्या कहानी बताऊं, वैसे तो मैं आपको इतना बता चुका हूँ जॉर्ज के बारे में। फिर भी आप ये समझ लीजिए कि जॉर्ज जो है बचपन में बहुत बुली हुआ, राइट। बट फाइटिंग जो होता है ना उसने अपने डिफेंस के लिए सीखी, वो मिक्स मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए नहीं, डिफेंस के लिए। जॉर्ज जो है आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता है, राइट। डायनासोर की हड्डियां खोजना चाहता है, इसके लिए वो 3 4 साल छोड़ के यही सब काम कर रहा था। जॉर्ज हमेशा एक चैंपियन की जिंदगी जिया। जब कभी हारा तो सामने वाले को पूरा क्रेडिट दिया, और बकचोदी उसको आती नहीं थी। आपने वाला डायलॉग सुना होगा ना, आई एम नॉट सरप्राइज विद योर परफॉर्मेंस। वो इसलिए क्योंकि जॉर्ज की मेन लैंग्वेज हिंदी, ओ सॉरी इंग्लिश नहीं है। जॉर्ज क्यूबेक रीजन से आता है, जो फ्रेंच कैनेडियन रीजन है वहाँ से आता है, तो उसका मेन लैंग्वेज की जो मातृभाषा है वो फ्रेंच है। ठीक है। हमारे यहाँ है ना, कई लोग बोलते हैं कि जैसे कि सोनिया गांधी है, राइट। हमारे यहाँ कई चूतिया बोलते हैं कि उसको हिंदी अच्छे से बोलनी नहीं आती। मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप उसको पसंद करो ना पॉलिटिक्स में, नहीं,
अब ऐसा इंसान देखो कि वो इटली में पैदा हुई, उसको फ्रेंच भी आती है, 2 भाषाएं हो गई, रशियन भी आती है, 3 भाषाएं हो गई, अंग्रेजी भी आती है, 4 भाषाएं हो गई, और फिर हिंदी भी ठीक ठाक बोल लेती है, 5 भाषा हो गई। और हम जैसे चूतिया जो 2 लैंग्वेज ढंग से नहीं बोल पाते वो उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक वैसे ही लोग जॉर्ज का भी मजाक उड़ाते थे। वैसे ही कई लोग हैं जो नरेंद्र मोदी का इस बात में मजाक उड़ाते हैं कि वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाता। कोशिश तो कर रहा है ना, 2 लैंग्वेज आती हैं उसको भी, 3 गुजराती भी जानता होगा। तो हम वो जो 1 या 1.5 लैंग्वेज बोल पाते हैं उनको सही तरीके से दूसरी भाषा ना बोलने वाले का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। हमको तो ढंग से हिंदी भी नहीं आती है, हम क्या मजाक उड़ाएंगे किसी का। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। वैसे मेरे को हिंदी इंग्लिश दोनों आ जाती है, थोड़ी सी फ्रेंच आ जाती है, थोड़ी सी हिस्पैनिक आ जाती है, थोड़ी सी बोले तो बिल्कुल थोड़ी सी, राइट। नंबर 3 पर है हबीब। हबीब के पास माना जाता है कि $40 मिलियन से ज़्यादा है। हबीब का एक नया अपना प्रमोशन है, ईगल। फाइटिंग के बारे में मैं क्या कहूँ, हबीब आज तक हारा नहीं है, 29-0 है। ये तो फाइट प्रोफेशनल फाइट है। इसके अलावा भी फाइट होंगी हबीब की जो एमेच्योर की फाइट है, जो वो कभी हारा नहीं। इसके पहले सांबो की 60 फाइट है जो लड़का कभी हारा नहीं। हबीब जो है ही इज़ अ फैमिली मैन, इसके लिए उसकी तारीफ की जा सकती है। ये जो होती है ना रिस्पेक्ट एंड ऑनर, ये हबीब इस पे विश्वास करता है। वो चाहता ना, अब उसकी कौन सी यही कहानी बताता हूँ आपको। ये बात ऐसा है कि 3-4 लोगों ने कही है इसलिए इसको सही माना जा सकता है। हबीब ने खुद भी बोली है, डेना वाइट ने भी कहा है और अब्दुल अजीज ने भी कहा है कि हबीब को 30वीं फाइट के लिए $100 मिलियन ऑफर हुए थे, पर हबीब नहीं माना क्योंकि उसने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था। आपको मिलेगा ऐसा खिलाड़ी जो पैसे से बढ़ के अपनी माँ को प्रॉमिस पे भरोसा रखता है। यहाँ तो लोग किडनी बेच दें अपनी अम्मा के पैसे के लिए, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हबीब बहुत अच्छा इंसान है। आप ऐसे जितने भी चीज़ें देखते हैं उससे तो लगता है कि बहुत अच्छा इंसान है, रोल मॉडल बनना चाहिए उसको, ठीक है। बट मैं उसको पर्सनली नहीं जानता हूँ, पर दिखता जो भी है अच्छा दिखता है और ऐसा ही फाइटर होना चाहिए। हबीब थ्रो आउट डोमिनेंट रहा है। ऐसी मैं आपको एक भी फाइट नहीं बता सकता दोस्त जहाँ पे मेरे को ये लग रहा हो कि कोई और फाइटर जीत रहा था, चांसेस थे किसी और फाइटर के जीतने के। ऐसा लंबा समय रहा है 12 साल का जब हबीब एक राउंड नहीं हारा, फाइट तो छोड़ो। उम्मीद है कि हबीब का जो अपना प्रमोशन है ईगल एफसी, वो भी इतना ही सफल होगा जितना उतना फाइटिंग करियर था, ठीक है। नंबर 4 पर है होरियान ग्रेसी। ओ सॉरी, नंबर 2 पे है होरियान ग्रेसी। होरियान ग्रेसी के पास माना जाता है $50 मिलियन है, और वो $50 मिलियन में से ज़्यादातर पैसा उसको जब यूएफसी उसने बेचा तब मिला था, ठीक है। मेरे ख्याल से उसने यूएफसी एसएजी को दिया था पूरा का पूरा, फिर एसएजी ने बाद में आपके जूफा को दिया जो फर्टीडा और आपके डेना वाइट के पास था। होरियन ग्रेसी वो आदमी है जिसने यूएफसी की नींव रखी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी मैं क्या कहानी बताऊंगा। इसकी कहानी एक दो सिंपल कहानियां हैं। पहली, होरियन ग्रेसी ने यूएफसी सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि वो दुनिया भर के अलग अलग टाइप के फाइटर को बुलाना चाहता था। अलग अलग, कोई कराटे से आ रहा है तो कोई ताइक्वांडो से आ रहा है तो कोई बॉक्सिंग से आ रहा है, उन सबको बीच में फाइट कराना चाहता था और ये साबित करना चाहता था कि जुजित्सु फाइटर इन सबसे बेहतर होता है, राइट। और साबित हुआ भी, राइट। जुजित्सु फाइटर, अब बात आई कि जुजित्सु फाइटर किस फाइटर को रखा जाए वहाँ पे, तो उन्होंने अपने उस भाई को चुना जो सबसे कमज़ोर दिखाई देता था। हिक्सन को चुना जा सकता था बट हिक्सन को नहीं चुना गया, हॉइस को चुना गया। हॉइस को आप देखेंगे तो उसका नाम रॉइस से है पर पुर्तगीज़ में आर को एच पढ़ते हैं, इसलिए उसका नाम हॉइस ग्रेसी है, ठीक है। ग्रेसी नाम बहुत लीजेंडरी है। तो एक कहानी तो यह हो गई। दूसरी कहानी यह है कि जब यूएफसी में रूल बनने लगे ना, तो ये होरियन को ये पसंद नहीं आया। उसका मानना था कि फाइट बिल्कुल बिना रूल के होना चाहिए। मैं इस बात को गलत मानता हूँ बट ये उसकी थिंकिंग थी, इसलिए वो चला गया छोड़ के। और माना जाता है इसका $50 मिलियन के से ऊपर है, ठीक है। अंत में बात आती है कॉनर मैकग्रेगर की।
कॉनर मैकग्रेगर के बारे में कहा जाता है कि उसके पास $400 मिलियन है। 400 में से मेरे ख्याल से $300 मिलियन उसका भी जो अपनी वाइन कंपनी है जो बेची है उसने, सॉरी विस्की कंपनी है वो बेची, उससे आया होगा। बाकी जो है उसकी फाइटिंग से आया होगा। $50 मिलियन के आसपास तो उसको यूएफसी से आया होगा, $50 मिलियन उसको बॉक्सिंग फाइट से आया होगा। मेरे को पता है कि आप लोग बोलेंगे कि उस फाइट से $100 मिलियन आया, बट उस बात की कोई सबूत नहीं है। ये लोग कहते हैं $100 मिलियन, पर मेरे को लगता है कि उतना आया है। ये सभी इस आंकड़े पे शक करते हैं। अब मैं कॉर्नर की कौन सी कहानी बताऊं आपको। बात 2000 की है। कॉर्नर है ना, कॉर्नर 2005-6 की है। कॉर्नर मैकग्रेगर प्लम्बर का काम करता था, प्लम्बर का। उसे फाइटिंग का शौक था, बॉक्सिंग का। इसीलिए वो एसपीजी आया, जो आयरलैंड में जो उसका कैंप है वहाँ पे। और तब से लेके आज तक वो आदमी जो प्लम्बिंग के लिए 10 पाउंड में पर डे काम करता था, 10 पाउंड 15 पाउंड में, आज एक फाइट के $15 मिलियन लेता है। $15 मिलियन बोले तो 100 करोड़ रुपए। 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, और फिर 5, यानी कि 110 करोड़ रुपए एक फाइट के, एक फाइट के। तो दोस्त, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आज कहाँ हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और उसके लिए कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। एग्जाम्पल आपके सामने कॉर्नर है। मैं ये बात नहीं करूँगा कि वो एज ए ह्यूमन बीइंग कैसा है, अच्छा है या बुरा है, बट तरक्की तो तरक्की है, सफलता तो सफलता है जो उसने हासिल की है, जो उससे कोई छीन नहीं सकता। उम्मीद है कि आप भी ऐसी कुछ हासिल करेंगे जो किसी का बाप आपसे छीन नहीं सकता। उसी में से एक चीज़ है नॉलेज। नॉलेज आपसे कोई नहीं ले सकता, ठीक है। वैसे मेरे वीडियो आप देखेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा। एनीवेज, मेरी तारीफ तो मैं करता ही रहता हूँ। अपना ध्यान रखिए और नॉलेज हमेशा बढ़ाते रहिए। पता नहीं किस दिन काम आएगा। इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। अपना ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, बुरा लगा तो डिसलाइक मत करिए, क्योंकि आजकल कोई मतलब रह नहीं गया है गाली देना। बाकायदा इज्जत से नीचे जाके गाली दीजिए, ठीक है। आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।